नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज की आज की ये पहली क्लास है जिसमें हम केमिस्ट्री का देखेंगे। चैप्टर का नाम होगा पदार्थ के गुण, वर्गीकरण और मिश्रण को अलग करने की प्रक्रिया। इसमें हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि सारे क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं 2016 से लेकर के 2022 तक में जितने जगहों पे पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन का कंपाइलेशन है जो रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए बेहद ज़रूरी और कारगर साबित हो सकता है। तो आइए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हम बता देना चाहेंगे जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देंगे, जैसे कि आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो सबसे पहले हम आप इसको इस पे बता देना चाहते हैं कि जो इसमें क्वेश्चन कहा है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के बारे में ये बताना चाह रहा है। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या होती है, जैसे अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसको हम जलाते हैं तो वो बिना लिक्विडिटी लिए हुए ही वो किस में चला जाए। कोई ठोस पदार्थ है, उसको बिना ठोस पदार्थ है उसको गर्म करें तो वो बिना लिक्विड हुए ही वो गैसीय अवस्था में चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा पहला आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। अब इसमें वाष्पीकरण दिया है। वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण किसी चीज को गर्म करते हैं तो वाष्पीकरण होता है। गर्म वाष्पीकरण और टेम्परेचर जो होता है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है किसी भी ताप पर हो सकती है, जबकि बॉइलिंग होती है, बॉइलिंग हमारा निश्चित चीज़ों के लिए निश्चित अलग अलग टेम्परेचर होता है, जबकि वाष्पीकरण किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। तो इस प्रक्रिया को आप समझते रहिएगा। संघनन क्या होता है, जैसे अगर संघनन में किसी चीज़ का फ्रीज होना होता है। ठीक है, तो अगला दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपसे दिया है डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक अंडा पकाना, अंडा किसी भी चीज़ को अगर आप गर्म करते हैं, पकाते हैं, तो जनरली वहाँ पे रासायनिक प्रक्रिया होती है। केले का सड़ना, किसी भी चीज़ की रोटिंग होती है तो वहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी होती है। केक का बेक करना, केक का बेक करना मतलब यही है, किसी केक को है, केक को मतलब वहाँ पे बेकरी बना करके केक में अलग तरीके की मिठाइयों का कंपाइलेशन करके बना करके क्या करना, बेचना, उसे हम क्या कहते हैं, केक का बेक करना। और दूसरा आंसर हमारा दिया है एक आइस क्यूब का पिघलना। तो जब बर्फ़ का गोला कोई पिघलता है तो वहाँ पे भौतिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा होगा बी। बी मतलब एक आइस क्यूब का पिघलना। तीसरा क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। हवा एक है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई पेपर में पूछा गया सवाल है कि हवा क्या है। हवा के बारे में हम समझेंगे हवा क्या है। तो आप इसको समझिए। पहला दिया है शुद्ध मिश्रण, दूसरा दिया है केवल मिश्रणों का मिश्रण, तीसरा दिया है केवल तत्वों का मिश्रण, और चौथा दिया है दोनों तत्वों और यौगिक दोनों का मिश्रण है। आपको पता है कि हमारे वायुमंडल में अमोनिया नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है वो 78% के आसपास है। अमोनिया का जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है 78% के आसपास है। ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है, ऑक्सीजन का परसेंट लगभग 21% के आसपास है। और बाद बाकी जितनी बचती हैं अन्य गैसें आती हैं। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हवा हमारी क्या है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। हवा हमारी क्या है, तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण है। तो इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या बनेगा, डी बनेगा। तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी। डी मतलब क्या होगा, दोनों तत्व और यौगिक दोनों का मिश्रण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। तरल ब्रैकेट में लिक्विड कागज क्या है, तरल कागज क्या है, हमसे ये पूछना चाह रहा है तरल कागज क्या है। तो तरल कागज के बारे में हम समझे, कागज जो गीला नहीं होता है, कागज जो तरल पदार्थ में बदल जाता है, शीघ्र सूखने वाला कागज के रंग का तरल पदार्थ जिसे मुद्रित सामग्री को सही करने के लिए लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, सी आंसर होगा। सी 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 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हमसे इस पे पेपर में कई बार पूछा गया है। अगर कोई चीज़ है जिसमें गैस से सीधे ठोस अवस्था में बदली जाती है तो उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं, डिपोजिशन। ठीक है, इवेपोरेशन जानते हैं, कंडेंसेशन हो जानते हैं, सब्लिमेशन जानते हैं। ठीक है, इवेपोरेशन क्या होता है, वाष्पीकरण। कंडेंसेशन संघनन होता है। सब्लिमेशन क्या होता है, किसी चीज़ का उबलना। ठीक है, तो हमारा पांचवें का आंसर क्या होगा, बी, डिपोजिशन होता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा गलत है।
गलत के बारे में पूछा है हमसे। तो दिया है ठोस पदार्थों का आकार अनिश्चित होता है, ठोस पदार्थों का आयतन निश्चित होता है, ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, बोला ही है, ठोस पदार्थ लगभग असंपीडनीय होते हैं। अब देखिए इसमें कई सारी बातें बोला है। ठोस पदार्थों का आयतन जो होता है निश्चित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठोस पदार्थ कठोर होते हैं, ठोस बोला ही है। और ठोस असंपीडनीय होते हैं। असंपीडनीय का मतलब क्या होता है, किसी ठोस को दाब दे दिए या ताप दे दिए तो उसके आयतन में कोई परिवर्तन न किया जा सके, उसे असंपीड्य बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें गलत के बारे में पूछा है, तो गलत हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, गलत हमारा होगा पहला वाला, ठोस पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है, जबकि यहाँ पे ठोस पदार्थ का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला दिया है, अच्छा ये सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर में जो भी हमारा एनटीपीसी का पेपर हुआ है, आगे इसी में हम बढ़ते जाएंगे तो ग्रुप डी के क्वेश्चन आएंगे, एएलपी के आएंगे, एनटीपीसी के, एएलपी के, टेक्नीशियन ग्रेड 3 के, टेक्नीशियन 1 के, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारी सीरीज केवल और केवल PYQ सीरीज होगी, सिवाय प्रीवियस ईयर के हम इसमें अदर क्वेश्चन का डिस्कशन नहीं करेंगे, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। पहला हमें दिया है पदार्थों के कण, गलत के बारे में पूछा है। पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, पदार्थों के कण के बीच रिक्त स्थान होता है, पदार्थों के कण बहुत छोटे होते हैं। तो ऐसा कह पाना बहुत मुश्किल होता है कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। जैसे ठोस के अणु बड़े बड़े होते हैं, आपस में बहुत नज़दीक होते हैं, इनके बीच में अंतरावणिक स्थान कम होता है, जबकि द्रव में उससे ज़्यादा होता है, और गैसीय अणुओं में उस सबसे ज़्यादा आंतरिक स्थान होता है। और सेकेंड वाला दिया है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो बिल्कुल आकर्षित करते हैं, उसी आकर्षण के द्वारा क्या होते हैं, एक दूसरे में बंधे होते हैं। और ए आंसर हमारा दिया है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे हमारा लिक्विड होता है, लिक्विड के जो कण होते हैं स्थिर नहीं होते हैं, हलचल में रहते हैं। दूसरा हमारा गैस है, गैस वायुमंडल में किसी भी तरीके में पाई जा सकती है, स्थिर अवस्था में तो जरूरी नहीं है कि पाई जाए। तो हमारा गलत के बारे में पूछा है, तो गलत हमारा कौन सा होगा, ए आंसर होगा, ए आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में गणना की है। अब हम यहाँ पे एक चीज समझेंगे कि पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या क्या है। तो पहले आपसे सवाल कभी पूछता है पदार्थ की मूल अवस्था, तो मूल अवस्था में आएंगे कौन कौन से, ध्यान से देखिएगा। मूल अवस्था में आएंगे ठोस, द्रव और गैस। मूल अवस्था में कौन कौन आएंगे, ठोस, द्रव और गैस। जबकि कुल अवस्था में आएंगी ठोस, द्रव, बोस आइंस्टीन और एक होता है प्लाज्मा। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं पदार्थों की होती हैं। अब इसमें आपसे पूछा है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो प्लाज्मा अवस्था में सूर्य एवं तारों का जो टेम्परेचर होता है इसी अवस्था में आता है, प्लाज्मा अवस्था के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, और हमें पूछ रहा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। 5वीं जो पदार्थ की अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जो आंसर है हमारा, इसका आंसर होगा डी, इसको खोजे हैं सत्येंद्रनाथ बोस ने। हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ की गति सबसे धीमी होती है। तो हमें यहाँ पूछा है किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है। तो आप इस चीज को समझेंगे क्या, यहाँ पे क्या किया है, कोई चीज जब क्वथनांक में होता है ना, जब कोई चीज उबलती है तो उबलने का प्रोसेस बहुत तेज होता है। अब आप एक चीज समझिएगा, जैसे हम कभी कभी बैठे होते हैं, हमारे आसपास में पानी गिरा होता है, या हमारे बेड पे, बिस्तर पे, जमीन पे कहीं पानी गिर जाता है, तो वो पानी जैसे हमारे कपड़े में होता है, कपड़ा जो होता है अगर हम धुल के लाते हैं तो धुल के लाने के बाद कुछ देर बाद क्या होता है, सूख जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो किसी भी टेम्परेचर पे संभव होती है। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि वाष्पीकरण का टेम्परेचर क्वथन के टेम्परेचर के बराबर ही हो तभी वाष्पीकरण होता है। तो आप एक चीज समझिएगा कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है सबसे धीमी प्रक्रिया होती है, जो 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो सकती है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो सकती है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी हो सकती है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। हमें दिया है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करिए। वायु, वायु क्या है? वायु मिश्रण है, ठीक है, मिश्र धातु, दूध, ये सभी में किसी न किसी तरीके से निश्चित रूप से रहता है। जबकि जल क्या है? जल को शुद्ध अवस्था में माना जाता है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? डी आंसर होगा, जल। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? बहुत अच्छा सवाल है, पूछा है ठोस, पोटेशियम, कैल्शियम और एल्युमिनियम। सवाल क्या है? कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती या प्रतिक्रिया नहीं करती है? सोडियम कर लेती है, किसी भी ठंडे जल के साथ भी कर लेती है, गर्म जल के साथ भी कर लेती है, पोटेशियम भी कर लेता है और कैल्शियम भी कर लेता है, जबकि एल्यूमिनियम जो है ये ठंडे जल या गर्म जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है? तो आपसे कभी पूछता है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण, तो जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, वो क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, और कपूर होता है, नौसादर होता है, विनीगर होता है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है? तो जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं, किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं, तो वो सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में चला जाए, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा, अमोनियम क्लोराइड। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो आप सोच करके बताइए, गैस होगी, ठोस होगी, द्रव होगी? आप एक चीज जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ भी होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बर्फ भी होती है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जल होता है। अब आपको एक चीज पता है कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम है तो आयतन न्यूनतम होगा। अब 0 से लेकर 6 तक हम करते हैं, तो पहले टेम्परेचर, अगर 0 से लेकर 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर देते हैं, तो जल का आयतन शुरुआत में क्या होता है? घटता है, जबकि आगे चल के बढ़ता है। वहीं इसका उल्टा क्या है? घनत्व। अगर 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करते हैं जल को, तो 0 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाते समय घनत्व शुरुआत में बढ़ता है, लेकिन बाद में क्या होता है? डाउन होता है। तो जल की असामान्य प्रसार में आप ये जानेंगे कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, जबकि आयतन न्यूनतम होता है। 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर आयतन शुरुआत में घटता है, बाद में बढ़ता है, जबकि घनत्व शुरुआत में बढ़ता है, बाद में घटता है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका आंसर क्या होगा? पहले 13 नंबर का, 13 का आंसर हमारा बी, सी होगा। सी मतलब द्रवित अवस्था में पाई जाएगी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? पंकिल जल का मतलब क्या है? पंकिल जल का मतलब ये है कि ये गंदा जल हो, मटमैला जल हो, उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे जल का क्रिस्टलन जब किया जाता है, तो क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया से हम क्या करते हैं? जल की गंदगी को दूर करते हैं। ठीक है, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या होगा? निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करके किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जाता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ की अगर अवस्था में परिवर्तन करते हैं, तो सबसे मेन काज उसका होता है ताप। सबसे मेन काज क्या होता है? ताप। ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था में हम परिवर्तन कर सकते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, हमारा अगला सवाल होगा, अगला सवाल है, रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे। दिया है कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कली चूना डैश बनाने के लिए पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इसका आंसर होगा स्लैग चूना। कौन सा होगा? स्लैग चूना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? ध्यान से देखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है।
ठीक है। तो यहाँ पे दिया है बर्फ का पिघलना, ये भौतिक है, ये वाला आंसर नहीं होगा। मक्खन का खट्टा होना, मक्खन का खट्टा होना, ये आंसर हो सकता है। आयोडीन क्रिस्टल का ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको भौतिकी अवस्था में भी लाते हैं, तो ये आंसर नहीं होगा। चौथा दिया है गीले कपड़ों का सूखना। वाष्पन की प्रक्रिया जो होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है, ये हमारा भौतिकी अवस्था में आता है। तो आपसे हम पूछा क्या है, कौन सी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा मक्खन का खट्टा होना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया का क्या उदाहरण है? कंकाली रिएक्शन जिसे बोलते हैं, अकंकाली रिएक्शन बोलते हैं। कंकाली रिएक्शन जिसे बोलते हैं जो असंतुलित हो, संतुलित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंकाली रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का क्या कहा जाता है? तो इसको हम बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? बहुत अच्छा सवाल है। सवाल ये पूछा है हमसे, कौन ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है? तो जो अधातु होती है, अधातु ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। अधातु जो होती हैं ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। ठीक है, सवाल हमसे पूछता है अगला, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया जिसमें गर्मी उत्पन्न होती है उसे एक डैश कहा जाता है। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, वह अभिक्रिया जिसके दौरान हमें उष्मा अभिक्रिया को देनी पड़े उसमें उसको उष्मा शोषी कहते हैं, और वह अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा उत्पन्न होती है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा इसका क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्मा शोषी क्या होगा? जिसको बाहर से उष्मा देनी पड़े। 21 नंबर सवाल, विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। गैसों के विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, और गैस विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो देखिए, जिधर की सांद्रता ज़्यादा होगी उधर से निम्न सांद्रता की ओर गैस का विसरण होता है। गैस की विसरण दर उसके आयतन पर निर्भर करती है। विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। अगर पदार्थ के कण गति अवस्था में नहीं होंगे तो वो विसरित नहीं होंगे। जैसे ठोस होता है, ठोस को कितना भी टेम्परेचर दे दीजिए, कुछ कुछ होते हैं पिघल जाते हैं, जो पिघला उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी, उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो वो विसरित होगा। लेकिन कुछ कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिनको हम कितना भी गर्म कर लें वो विसरित नहीं होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? अगर विसरित नहीं होंगे इसका मतलब उनके कण क्या है? गतिमान अवस्था में नहीं है। तो आपसे हमसे पूछ रहा है गैसों के विसरण दर ठोस और द्रव तुलना में अधिक होती है, तो हमसे क्या पूछा? सही नहीं है। सही नहीं को पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा उन गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। गैसों की विसरण दर उनके आयतन पर निर्भर नहीं करती है, उनके टेम्परेचर पर निर्भर कर सकती है। ठीक है, देखिए ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, अणु शब्द को किसने दिया था? ठीक है, क्वेश्चन दिया है अणु शब्द किसने बनाया था या किसने प्रतिपादित किया था। पेपर में कईयों बार ये सवाल पूछा गया है, इस सवाल को आप ध्यान रखेंगे। अणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डेमोक्रिटस ने किया था। किसने किया था? डेमोक्रिटस ने किया था। क्वेश्चन नंबर 23, जब तत्वों का परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो पहले तत्व के गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म के समान होता है। यह नोट्स की तरह इस नियम को जाना जाता है। तो हमें ये पता है कि जब हम मेंडलीव की आवर्त सारणी पढ़े थे, डोबरनाइरन का त्रिक नियम पढ़े थे, आधुनिक आवर्त सारणी पढ़े थे, न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़े थे। तो न्यूलैंड का अष्टक नियम ये कहता है कि प्रत्येक पहले, अगर हम परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? प्रत्येक पहले तत्व का गुण 8वें तत्व के गुण के क्या होगा? समान होगा। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम के द्वारा दिया गया था। डोबेराइनर का त्रिक नियम में क्या किया गया था? पहले और तीसरे तत्व का जो एवरेज होगा बीच वाले तत्व के परमाणु भार के क्या होगा? बराबर होगा। नियम में और कुछ है, हम पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे। 24 नंबर सवाल, एक इक्वेशन हमें दिया है, इक्वेशन को बैलेंसी करना है या डैश किसी का उदाहरण है ये पता करना है। 2Cu + O2 देता है
2CuO डैश का एक उदाहरण है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉपर के अणु है ऑक्सीजन के अणु के साथ क्या कर रहे हैं, संयोग बन रहा है। क्या बना रहे हैं, संयोग बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बना रहे हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है। जो सवाल मैंने पीछे डिस्कस किया था वो सवाल अभी फिर आ गया, और ये तीनों के तीनों जो होंगे उसको आप याद रखेंगे, बाकी जो नहीं याद है वो वाला हमारा आंसर नहीं होगा। अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातक पदार्थ होता है, नेप्थिलीन होता है, कपूर होता है। कौन सा नहीं होगा, सोडियम सल्फेट। तो इसका आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। अवोगाड्रो संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, सवाल में पूछा है अवोगाड्रो संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, किससे दिखाते हैं। तो इसका आंसर होगा हम यहाँ पे N0 से दिखाते हैं। ठीक है, बी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, ऊर्ध्वपातन क्या है। ऊर्ध्वपातन क्या है, यह किसी ठोस के द्रव में रूपांतरण की प्रक्रिया है। आप एक बार में समझ लीजिए, जब ठोस वाष्प के रूप में रूपांतरित हो जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रक्रिया में द्रव अवस्था बीच में नहीं आती है। किसी ठोस पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट अगर हमारा द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में चली जाए उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड एक डार्क बोतल में संग्रहित किया जाता है हवा के संपर्क से बचने के लिए, ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने के लिए, सूरज की रोशनी का रंग जोड़ने के लिए, सूरज की रोशनी की प्रतिक्रिया से बचने के लिए। तो सवाल का आंसर क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड को हम इसलिए डार्क बोतल में रखते हैं क्योंकि ये सूरज की रोशनी पे जब आएगा तो ये अभिक्रिया करके धीरे धीरे काला हो जाता है। पहले ग्रीन होगा फिर काला हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको डार्क बोतल में रखते हैं क्योंकि ये सूर्य की रोशनी में अभिक्रिया करता है। अगला सवाल ये हमें दिया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 हाफ H2O, ये क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। किसका फार्मूला होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे हम। 30 नंबर सवाल हमारा क्या है, किसी वस्तु की अवस्था द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। किसी वस्तु की द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अगला 31 नंबर, निम्नलिखित डैश द्वारा निश्चित अनुपात का नियम उद्धृत किया गया था। पेपर में ये बहुतों बार सवाल हमारा पूछा गया है, किसके द्वारा निश्चित अनुपात का नियम दिया गया था। निश्चित अनुपात का नियम हमें दिया था प्राउड्स ने। किसने दिया था, प्राउड्स ने दिया था। निश्चित अनुपात का नियम किसने दिया था, प्राउड्स ने दिया था। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ के एक अणु में 6.023 × 10⁻23 कण शामिल है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड में 3.0115 × 10⁻23 कण मौजूद हो तो कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो इसके कैलकुलेशन के तरीके से निकाला जाता है। अगर हम इसको देखेंगे तो ये जो है इसका लगभग आधा है। जो कार्बन के अणु है किसी पदार्थ के एक अणु के लगभग आधे के बराबर है। 23 का आधा 11.55, यहाँ 6 का आधा 3 दिया है। इसका मतलब यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, ये 0.5 हमारा होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं की संख्या कितनी होगी, 0.5 अणु होंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई हैं। तो आपको मैंने पिछले सवालों में बताया था, पदार्थ की मूल अवस्था पूछेगा तो 3 बताएंगे, पदार्थ की कुल अवस्था पूछेगा तो आप 5 बताएंगे। तो पदार्थ की कुल अवस्था कितनी होगी, 5। मूल अवस्था में ठोस, द्रव, गैस। कुल अवस्था में ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। क्वेश्चन नंबर 34, हाइड्रोजन में डैश होता है। हाइड्रोजन में डैश होता है, तो हाइड्रोजन में 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होता है। इसको याद रखेंगे, जो हाइड्रोजन ग्रुप होता है 2 गैस, 1 तरल और 2 ठोस होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, सवाल अच्छा है, पेपर में फिर आगे पूछा जा सकता है। दी गई अभिक्रिया में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है।
संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्या होगी? आप अपने तरीकों से, अपनी सोच बूझ से लगा सकते हैं। संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्या होगा? तो संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है अपघटन अपक्रिया। ठीक है, कौन सी अपक्रिया होगी? अपघटन अपक्रिया। सवाल नंबर अगला, प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है? प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित में से कौन सी अपक्रिया है? जब भी किसी चीज को जलाते हैं उस अपक्रिया के दौरान उष्मा अगर उत्पन्न होती है तो वो उष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो प्राकृतिक गैस को जब जलाएंगे तो उष्मा अपार मात्रा में उत्पन्न होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? उष्माक्षेपी अपक्रिया बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसके अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम होता है? ठोसों के बीच में क्या होता है? आकर्षण बल क्या होता है? अधिकतम होता है, क्योंकि ठोस के अणु आपस में कहाँ होते हैं? पास पास होते हैं। तो आंसर हमारा क्या होगा? ए। द्रव में उससे कम होता है, गैस में सबसे कम होता है। उस अपक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं? उस अपक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिक आयनों का आदान प्रदान करके नए यौगिक बनाते हैं? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर होगा द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या दिया है? दो आयन आपस में अपने आयनों का आदान प्रदान करके नया यौगिक बनाते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 दिया है, सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सवाल में बहुत बार पूछा गया है, इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है। पूछा जाता है सौर कुकर के अंतर का हिस्सा कैसा होता है? तो वो काला बनाया जाता है। ठीक है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि वो हमें किरचॉफ का नियम दिया गया है कि जो वस्तु जितना अच्छा अवशोषक होंगी उतना ही अच्छा उत्सर्जक भी होती है। जैसे ठंडी के दिनों में अगर आप रेगिस्तान में चले जाएंगे तो बालू के कण जो होता है जल्दी ठंडी एब्जॉर्ब कर लेता है, वहीं दिन जैसे ही निकलता है तो उतना जल्दी वो गर्म भी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काला इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि जो वस्तुएं उष्मा की जितना अच्छा उत्सर्जक होंगी उतना ही अच्छा अवशोषक भी होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जब आप अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं और आपकी हथेली ठंडक महसूस होती है, दी गई अपक्रिया में से ऐसा किस एक कारण होता है? दी गई अपक्रिया में से ऐसा किस एक के कारण होता है? तो ये वाष्पन के कारण होता है। किसके कारण होता है? वाष्पन के कारण होता है। किसके कारण होगा? वाष्पन के कारण होता है। आंसर इज गोइंग टू ए। हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विस्थापन अपक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? विस्थापन अपक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो हमें आपको दिया है, यहाँ पे क्या दिया है? एक अधिक अपक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से एक अधिक अपक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अपक्रियाशील धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। ये बात सही है। एक रासायनिक अपक्रिया जिसमें एक एकल यौगिक बनता है, विस्थापन अपक्रिया है, तो यहाँ एकल यौगिक का निर्माण तो नहीं होगा। दूसरा दिया है एक कम ऋण विद्युती अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम ऋण विद्युती धातु को विस्थापित करती है, ये भी सही नहीं है। एक कम अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत अधिक अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करती है। तो इसका आंसर हमारा होगा पहला आंसर होगा। पहला आंसर क्या होगा? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने जलीय विलयन से अपेक्षाकृत कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। ये हमारा राइट आंसर होगा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता था। इसका आंसर क्या होगा? पदार्थ के विभाजन के विचार को डैश में लंबे समय से माना जाता था। पहला दिया है रूस, दूसरा दिया है भारत, तीसरा दिया है चीन, चौथा दिया है यूनान। तो आंसर क्या होगा हमारा? भारत। विभाजन के लिए लंबे समय से इस पे विचार किया जा रहा था। द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको हम घनीकरण कहते हैं। ठीक है, घनीकरण। किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? इलेक्ट्रोलाइटिक प्रक्रिया से, अम्ल तथा क्षार का प्रयोग कर, दाब बढ़ाकर, उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित कर। तो हमें आंसर इसका देना है, क्या दिया है? किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है उसमें ऊर्जा को अवशोषित और विकिरित करके। ठीक है, हमें 45 नंबर सवाल दिया है। डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। डैश को किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आंसर क्या होगा? द्रव्यमान को किसी वस्तु के
पदार्थ में किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसको? द्रव्यमान को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसने सुझाव दिया था कि जीवन एक सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ है? किसने सुझाव दिया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अजैविक अणुओं से विकसित हुआ था? पहला मरे, डार्विन, हाल्डेन, मेंडल। तो इसका आंसर क्या होगा? हाल्डेन ने बताया था कि जीवन सरल अकार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47। एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के माध्यम से जुड़े होते हैं को कहा जाता है। एक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ के एक या अधिक अणु आपस में दोहरे या तिहरे आबंध के साथ जुड़े होते हैं उसे हम बोलते हैं जुड़े होते हैं। इसका मतलब योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण होगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोरतम पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोरतम पदार्थ है? सोप स्टोन, कार्बाइन, एग्रोफेन, एग्रोग्रेफाइट। तो आंसर क्या होगा? कार्बाइन सबसे कठोरतम पदार्थ के अंतर्गत आएगा। गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? गैसों और द्रवों का सामान्य नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? ए, द्रव। गैस और द्रव का सामान्य नाम, वैसे तो हम इनको तरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तरल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? तरल। ऐसे पदार्थ जिसमें वहनीयता का गुण होता है उसे हम किसके अंतर्गत लाते हैं? तरल के अंतर्गत लाते हैं। तरल में द्रव एवं गैस दोनों आते हैं। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन की सीरीज हम देख चुके हैं। हमारे सीरीज में 49 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जो 50 में बचा हुआ है उसको अगली स्लाइड में हम ले लेंगे। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग और पेपर में पूछे गए महत्वपूर्ण सवालों का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम आगे भी इसी तरीके का वीडियो आपको बना करके देते रहें। ठीक है, धन्यवाद।